Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we learn about optical properties of advanced material, and the points that we discuss are optical and advanced material, optical properties, quantum dot as a source of light, emission spectrum of quantum dot, application and properties of quantum dot, optical properties example, advantages of quantum dot and Thus, the band structure of the material and effect of size, in which we are going to discuss the quantum confinement effects. Discuss luminescence, luminescence type, fluorescence, phosphorescence, chemiluminescence and Jablonski diagram. quantum dot display. Let's take concept of advanced material. नेम इंडिकेट कर रहा है कोई चीज़ बड़ी एडवांस सी है, कोई पुरानी चीज़ होगी उसमें मॉडिफिकेशन की गई हो ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया जा सके। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एडवांस मटेरियल क्या होते हैं, लेटेस्ट प्रोग्रेस है मटेरियल साइंस के अंदर। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एलसीडीज़ की, आ जाती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज आ जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ जाते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स आ जाते हैं। अब एडवांस मटेरियल हमारे पास क्या है कि वो एक बात है कि परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया गया है न्यूली डेवलप मेथड्स के थ्रू। इसमें जो हमारे पास मटेरियल्स आते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं, सिरेमिक्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। नॉर्मली ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हाई टेक्नोलॉजी में इसको यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास सेमी कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, बायो मटीरियल्स हो सकते हैं, स्मार्ट मटीरियल्स, नैनो इंजीनियर्ड मटीरियल्स हो सकते हैं। कॉमन हमने इसकी एग्जांपल देखी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, मोबाइल फ़ोन में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज में यूज़ हो रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ हो रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हर जगह एक कॉमन देखा जाए यूज़ हो रहा है। अब इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो आजकल हर कोई देख सकता है कि सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के लिए जो सोलर प्लेट्स यूज़ होती हैं उसमें एडवांस मटेरियल यूज़ हुआ होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट की जब उसके ऊपर स्ट्राइक करती है, फिर उसको डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो क्या मटेरियल है, एडवांस मटेरियल है। अब देखते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में सबसे जो इसकी पहले देखते हैं डेफिनेशन है वो क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है वो हमारे पास डिफरेंट फेनोमेना शो कर सकती है, रिफ्लेक्शन भी शो कर सकती है, रिफ्रैक्शन भी शो कर सकती है और एब्जॉर्प्शन भी शो कर सकती है। और जो दो सबसे ज़्यादा बेसिक पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास या स्कैटरिंग हो जाएगी या एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। हमारे पास एब्जॉर्प्शन किस केस में होगी, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज का स्पेक्ट्रम क्या होगा, वाइडर होगा, उस वक्त हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी। वाइल अगर हमारे पास स्पेक्ट्रम ज़्यादा नहीं है, वाइडर नहीं है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास स्कैटरिंग हो जाएगी। अब देखते हैं हम क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स जो हैं हमारे पास इनक्रेडिबली बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ये हमारे पास ज़्यादातर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं। इनका साइज़ हमारे पास 2 से 10 नैनोमीटर डायमीटर में होता है, ये विच इज़ एक्वलेंट टू 50 एटम। अब क्वांटम डॉट्स में जो लाइट इमिट वो कर रहे होंगे वो क्या होगा, उसके साइज़ पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर स्मॉल साइज़ है तो वो ब्लू कलर लाइट इमिट करेंगे, अगर लार्ज साइज़ है तो वो रेड कलर को इमिट करेंगे। क्वांटम डॉट एज अ सोर्स ऑफ लाइट, इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये हमारे पास सेमी कंडक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज़ होते हैं और इनका जो जब इलेक्ट्रॉन का रिमूव होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। साइज़ ऑफ क्वांटम डॉट पीछे हमने देख लिया कि साइज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। क्वांटम डॉट अगर स्मॉल साइज़ है तो ब्लू और अगर लार्जर साइज़ है तो वो रेड कलर इमिट करेगा। इमिशन स्पेक्ट्रम डॉट का हमारे पास एग्जांपल है कैडमियम सिलिनाइड की। अब इसमें क्या है कि ये हमारे पास 4 बॉटल्स नज़र आ रही हैं जिसमें एक ही सोल्यूशन है, एक ही कंपाउंड का सोल्यूशन है, इनकी सेम कंपोजिशन है लेकिन कलर डिफरेंट है। कलर अब क्यों डिफरेंट है, कलर का डिफरेंट होना इस वजह से है कि इनके अंदर जो क्वांटम डॉट्स प्रेजेंट हैं उन क्वांटम डॉट्स का साइज डिफरेंट है। अब ये जो है ये वाले बॉटल है, इसमें ब्लू कलर है सोल्यूशन का, इसमें क्वांटम डॉट्स का जो साइज़ है वो स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू दिस वन।
इसमें क्वांटम डॉट्स जो प्रेजेंट होंगे उनका साइज जो होगा वो लार्जर होगा। अब आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है कि वही चीज़ है कि ये स्मॉल है, स्मॉल इन साइज है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट होती हैं इसके बल्क मटेरियल से। वो भी जब दिखने में स्मॉल नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो जो स्मॉल है वो जितने होंगे उनका हर एक का साइज़ सेम नहीं होगा, हर एक का साइज़ डिफरेंट होगा। अब जो मेजॉरिटी ऑफ क्वांटम डॉट्स हैं वो क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती है। जब लाइट या इलेक्ट्रिसिटी से वो एक्साइट किए जाते हैं। अब क्वांटम डॉट्स में ये वेवलेंथ देख लेते हैं और उनके साइजेस देख लेते हैं। अगर उनका रेडियस जो है 2 से 3 नैनोमीटर है तो वो क्या करेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ इमिट करेंगे, और अगर उनका साइज़ 5 to 6 नैनोमीटर है तो वो इमिट करेंगे लार्जर वेवलेंथ। और स्मॉल अगर है तो फिर जो कलर वो इमिट करेंगे वो वायलेट हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। ब्लू की भी हमने एग्जांपल देखी पीछे। और बिगर अगर है तो फिर हमारे पास वो येलो होगा, ऑरेंज होगा, और फिर वो रेडिश टोन की तरफ चला जाएगा। यही चीज़ है। अभी यहाँ पे क्वांटम डॉट जो था वो स्मॉल साइज़ का था, वो ब्लू कलर की लाइट को इमिट करेगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास लार्ज साइज़ का था, रेड कलर की लाइट को वो इमिट करेगा। अब आ जाती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले देख लेते हैं एग्जांपल गोल्ड की। गोल्ड अगर हमारे पास बल्क फॉर्म में है, लाइक दिस सॉलिड है, तो वो येलो कलर में अपीयर होगा, और अगर वो है नैनो साइज का है, पाउडरी फॉर्म है, तो वो किस कलर का होगा, वो रेड कलर का होगा। अब इसकी वजह क्या है कि वो रेड कलर का क्यों है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने स्मॉल हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको मूव करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगी, वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब इस मूवमेंट के रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से है क्या होगा कि वो पार्टिकल्स जो होंगे डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। एडवांटेजेस आ जाते हैं क्वांटम डॉट्स के। क्वांटम डॉट्स के एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं, यही कि वो पूरी दुनिया में मोस्ट एफिशिएंट लाइट इमिटिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जो ये परफॉर्मेंस देते हैं 100% एनर्जी एफिशिएंसी होती है। और सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास आ जाती है इसकी एलसीडीज़ का। अगर देखा जाए आजकल जो एलसीडीज़ यूज़ हो रही हैं उनमें क्वांटम डॉट्स यूज़ होते हैं। अब एलसीडीज़ की अगर एचडी परफॉर्मेंस देखी जाए वो बहुत ज़बरदस्त होती है एज़ कम्पेयर टू पहले की जनरेशन में देखा जाए तो मॉनिटर्स यूज़ होते थे, उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी स्क्रीन की वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो एचडी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन आजकल जैसे एलसीडीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब इससे क्वांटम डॉट्स के यूज़ करने से क्या हुआ है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो गया है, वो पावर कम यूज़ करते हैं, कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ गया है। और आजकल मार्केट में जो हमारे पास क्वांटम डॉट यूज़ किए जा रहे हैं वो कैडमियम फ्री क्वांटम डॉट्स हैं। 2015 से इनका स्टार्ट हो गया था कॉमन यूज। डॉट डिस्प्ले, क्वांटम डॉट डिस्प्ले का आइडिया 1990s में दिया गया था, और ये कहाँ यूज़ होने लगा, क्वांटम डॉट इंफ्रारेड फोटो डिटेक्टर्स में, लाइट इमिटिंग डायोड्स में, और सिंगल कलर लाइट इमिटिंग डिवाइसेस में। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये रियलाइज़ किया क्वांटम डॉट डिस्प्ले का आइडिया 1990s में दिया गया था, और ये कहाँ यूज़ हुआ, इंफ्रारेड फोटो डिटेक्टर्स में, लाइट इमिटिंग डायोड्स में, सिंगल कलर लाइट इमिटिंग डिवाइसेस में। लेकिन 2000 के बाद ये साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया कि इसको हम लाइट सोर्स और डिस्प्ले के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एप्पल जो है हमारे पास मोस्ट फेमस कंपनी, अमेरिकन कंपनी जो कि आईफोन बनाती है, आईफोन 6 में इन्होंने सबसे पहले क्वांटम डॉट को यूज़ किया 2014 में। इसके बाद आने वाले आईफोन्स में तो ये क्वांटम डॉट यूज़ हो ही रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहीं पे स्टॉप नहीं हो गया, बल्कि बाकी कंपनीज भी इसको यूज़ करने लगी। लाइक अमेज़ॉन कैंडल फायर में ये यूज़ होने लगा, डिफरेंट टाइप के टैबलेट्स में यूज़ होने लगा है, और सैमसंग कंपनीज भी इसको यूज़ करने लगी हैं। हर जगह ये क्वांटम डॉट यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत
अच्छी हो जाती है, बैटरी पावर अच्छी हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करता है, अल्ट्रा एचडी प्रीमियम स्टैंडर्ड्स के होते हैं ये, इस वजह से ये इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टर्म ल्यूमिनेसेंस। अगर हम लोग इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो ल्यूमिनेसेंस को इंट्रोड्यूस करवाया था 1888 में इल्हार्ड विडियमैन ने। अब हमारे पास कहते हैं कि ये फिनोमेना क्या होता है कि जब हमारे पास सॉलिड बॉडी है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास आयरन का पीस है, उसको हम हीट करते हैं, पहले वो रेड हॉट के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर वो वाइट हॉट के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो ग्लो है वो हीटिंग के मेथड के अलावा भी हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। कैसे कि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डी एक्साइटेशन होती है, जब वो दोबारा से इनर लेवल्स के अंदर आते हैं तो लाइट इमिट होती है और जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो कोल्ड लाइट होती है। द ग्लो प्रोड्यूस इन अ बॉडी अदर दैन द एक्शन ऑफ हीट दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड लाइट, इट इज़ कॉल्ड अ ल्यूमिनेसेंस। और जो हमारे पास बॉडी इमिट करती है कोल्ड लाइट को, दिस इज कॉल्ड अ ल्यूमिनेसेंट एंड द फिनोमेना इज नोन एज ल्यूमिनेसेंस। Types of luminescence, there are 3 types of luminescence. First is chemiluminescence, second is fluorescence and third is phosphorescence. फ्लोरेसेंस। अब कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जब उनको लाइट या रेडिएशंस पे एक्सपोज करवाया जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं इमीडिएटली या इंस्टेंटेनियसली और फिर उसको इमिट कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस हमारे पास फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस होते हैं और इस फिनोमेना को हम लोग फ्लोरेसेंस का फिनोमेना कहते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, इस डायग्राम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा। जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल स्टेट होती है, वो एनर्जी को इमिट करेगा और एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब हमारे पास हमने वर्ड यूज़ किया था इंस्टेंटेनियस का, जिसका मतलब ये है कि जो टाइम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और रीमिशन ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी का वो 10⁸ सेकेंड से भी कम होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग किसी भी सब्सटेंस को लाइट पे एक्सपोज करवाएंगे तो फ्लोरेसेंस स्टार्ट हो जाएगा और अगर हम लोग उसको कट ऑफ करेंगे लाइट को तो वो स्टॉप हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं फ्लोराइड, वेपर ऑफ सोडियम, आयोडीन, मर्करी और सर्टेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमारे पास यूरेनाइल सल्फेट है। ये सारे जो है वो फ्लोरेसेंस का फिनोमेना शो करते हैं। इन द फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस जो वेवलेंथ होती है एमिटेड लाइट की वो ग्रेटर होती है एब्जॉर्ब लाइट से, क्योंकि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है वो हायर एनर्जी लेवल के अंदर चला जाता है। जब उसकी डी एक्साइटेशन होती है तो वो एक्साइटेड स्टेट से ओरिजिनल लेवल के अंदर आता है थ्रू इंटरमीडिएट्स लेवल। तो जो एनर्जी होगी प्रोड्यूस हर जंप के अंदर वो स्मॉलर होगी वेवलेंथ से। अब हमारे पास आ जाता है मर्करी वेपर के केस में, कहते हैं कि जो इमिटेड लाइट होती है उसकी सेम वेवलेंथ होती है एब्जॉर्ब लाइट से, तो ये फिनोमेना हमारे पास रेजोनेंस फ्लोरेसेंस का होता है एंड दिस इज द स्पेशल केस। अब कुछ केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो लाइट होती है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है और this is explained by suggesting that emitted light contain the absorbed energy as well as some energy present in the system before absorption. Phosphorescence. इन केस ऑफ फ्लोरेसेंट तब स्टॉप हो जाती है जब एक्सटर्नल लाइट को कट ऑफ किया जाता है, लेकिन कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूसली ग्लो करते रहते हैं जब हम एक्सटर्नल लाइट को कट ऑफ कर देते हैं। These substances are known as phosphorescent substances and the phenomena is called phosphorescence. It is also called a slow fluorescence और ये मोस्टली सॉलिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सॉलिड्स के अंदर लीस्ट फ्रीडम ऑफ मोशन होती है और इनकी जो डी एक्साइटेशन होती है वो स्लोली होती है, दैट्स वाई ये ग्लो करते हैं। और जो बेस्ट एग्जांपल है फॉस्फोरेसेंस की वो हमारे पास जिंक सल्फाइड एंड सल्फाइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब हमारे पास जो हैवी ट्रेस मेटल हैं जब हम उनको ऐड करते हैं सल्फाइड्स के अंदर वो इंटेंसिफाई करते हैं, जो इमिटेड लाइट होती है फॉस्फोरेटेंट सब्सटेंसेस की उसको इंटेंसिफाई करते हैं। और जो further it has been found that fluorescent substances become phosphorescent it fixed by suitable method। जैसे हम लोग फ्यूजन करते हैं इनके अदर सब्सटेंसेस के साथ, जो हमारे पास डाइज होते हैं जो फ्लोरेसेंस को शो करते हैं, जब उनको फ्यूज बोरिक एसिड या ग्लाइसिरोल के अंदर डिसॉल्व करवाएंगे फिर उनको कूल करवाते हैं, वो रिजिड मास के अंदर कन्वर्ट होते हैं एंड बिकम अ फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस। कीमिल्यूमिनेसेंस। अब जब भी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो लाइट एब्जॉर्ब होती है, लेकिन कुछ हमारे पास रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर हो रहे होते हैं और उनमें लाइट प्रोड्यूस होती है। तो द एमिशन ऑफ लाइट इन अ केमिकल रिएक्शन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज नोन एज कीमिल्यूमिनेसेंस। के लाइट की इमिशन हो रही होती है केमिकल रिएक्शन में ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर, वो फिनोमेना हमारे पास होता है कीमिल्यूमिनेसेंस। और जो कीमिल्यूमिनेसेंस होता है वो रिवर्स होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन का। हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ
केमिल्यूमिनेसेंस। फर्स्ट इज कि हमारे पास जो है वो लाइट इमिट होती है ग्लो वॉर्म्स के अंदर। ग्लो वॉर्म्स हमारे पास फायर फ्लाइज होती हैं। अब इनकी जो ग्लो वॉर्म के अंदर जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि ल्यूसीफेरिन होता है। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन की ऑक्सीडेशन होती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ल्यूसीफेरेज। द सेकेंड एग्जाम्पल इज कि हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है येलो फॉस्फोरस की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, तो वो हमें फॉस्फोरस ऑक्साइड देते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर। और ये किसकी इमिशन होती है? विजिबल ग्रीनिश वाइट लाइट ल्यूमिनेसेंस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। एंड द थर्ड एग्जांपल इज ऑक्सीडेशन ऑफ डिकेइंग वुड, जिसके अंदर जो है वो सर्टन बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी ल्यूमिनेसेंस को प्रोड्यूस करता है। Jablonski diagram. In Jablonski diagram, we will discuss fluorescence and phosphorescence in term of excitation of electron. एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल के ऊपर एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट फॉल करती है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो हायर एनर्जी स्टेट्स के अंदर चले जाते हैं और वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले गए हैं। अब कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द एक्साइटेड स्पीशीज होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, यूजुअली लेस दैन 10⁻⁶ सेकेंड्स। तो वो उसके अंदर जो है वो कोई केमिकल चेंजेस हो जाएंगी या वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगी। अब जो हमारे पास एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इतनी जल्दी जल्दी होती है कि उनको अपनी ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन चेंज करने का भी टाइम नहीं मिलता। मतलब जो कि क्लॉकवाइज के अंदर है वो क्लॉकवाइज के अंदर ही रहेगा और जो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर है वो रिमेन इन द एंटी क्लॉकवाइज आफ्टर द एक्साइटेशन। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड स्टेट के अंदर है, जब फोटोन ने लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। जब वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया है, अगर उसका जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज ही रहेगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा अगर हम लोग खुद से उसकी ओरिएंटेशन को जो है वो स्पिन ओरिएंटेशन को चेंज ना करें। States are usually expressed in term of quantity called spin multiplicity. स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 के इक्वल होती है। एस हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है। अगर हम लोग देखें सिंगलेट ग्राउंड स्टेट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है। कैसे कि जो हमारे पास पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ हैं वो 0 के इक्वल आ जाएंगे। जब हम उसको फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 के इक्वल आ जाएगी और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे पास सिंगलेट ग्राउंड स्टेट कहलाएंगे। अगर हमारे पास सेकेंड में हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं उन्होंने फोटोन को एब्जॉर्ब किया और वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले गए हैं, उनके भी स्पिन जो हैं वो अपोजिट हैं, तो वो 0 के इक्वल आ जाएंगे, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट उनको कहा जाएगा। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट हैं लेकिन जो ऑर्बिटॉल उनके जो ऑर्बिटॉल्स हैं वो डिफरेंट है लेकिन उनका स्पिन जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो जो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो 3 के इक्वल होगी और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है और उसके पास नंबर ऑफ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होती हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, जिनको S1 S2 S3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है उसको हम S0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉरिस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होती हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से रिप्रेजेंट की जाती हैं, जैसे T1 T2 एंड T3। अब जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो हायर होती है कॉरिस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट स्टेट से, और जो एक्साइटेड स्पीशीज होती हैं कैन रिटर्न ऑन द ग्राउंड स्टेट बाय लूजिंग ऑल ऑफ इट्स एक्सेस एनर्जी। और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरनल कन्वर्जन एंड नॉन रेडिएक्टिव और रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। तो इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें ट्रांजिशन होती है हायर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट की टू द लोएस्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। और जो हमारे पास नॉन रेडियो एक्टिव या रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होती है इसमें हमारे पास एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। अब कैसे होती है कि कोलिजन होती है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जिसकी वजह से रेडिएशन एमिट नहीं होती, और ये नॉन रेडियो एक्टिव या रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होती है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है जो कि 10⁻⁻11 सेकेंड से भी कम टाइम में हो जाता है। और जो हमारे पास होता है नाउ फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट द मॉलिक्यूल रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय एनी वन ऑफ द पाथ गिवन अ हेड। Now there are different paths in the Jablonski diagram. Path 1, the molecule may lose rest of energy in the form of heat. The complete path is non-radioactive. जो हमारे पास पाथ 1 है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म के में लॉस हो गई है। तो अगर हम लोग डायग्राम के अंदर देखें तो ये जो रेड
एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ ये नॉन रेडियो एक्टिव पाथ है और यहाँ पे सारी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गई है। अब पाथ 2 आ जाता है। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मे रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फॉर्म में जो है वो मॉलिक्यूल एनर्जी को रिलीज कर रहा है, जो कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट की तरफ जा रही है। अगर हम लोग डायग्राम के अंदर देखें जो कि स्ट्रेट लाइन में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हमारे पास ग्राउंड स्टेट से रेडिएशन फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट की तरफ जा रही है और ये जो कलरफुल रेड एरो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन हुई है। दिस इज कॉल्ड अ फ्लोरेसेंस। और ये जो होती है इसका जो टाइम होता है वो 10⁸ सेकेंड से भी ज़्यादा कम होता है। अब हमारे पास आ जाता है पाथ 3। अब कुछ एनर्जी जो होती है वो पहले लूज होती है ट्रांजिशन के अंदर फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में। जो बिटवीन स्टेट होती है डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी की, जैसे S1 से T1, सिमिलरली S2 से T2, S3 से T3। अब कहते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ हीट ये अगेन रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है और इसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी कहा जाता है। नॉर्मली इस टाइप की जो ट्रांजिशंस होती हैं ये फॉरबिडन होती हैं, लेकिन अगर ये अकर हो भी जाती हैं तो इनका जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अब जो फर्दर ट्रांजिशन होती है फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो जो रेस्ट ऑफ एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से। तो कंप्लीट पाथ जो होता है वो हमारे पास नॉन रेडियो एक्टिव होता है। तो ये हमारे पास जो इस डायग्राम के अंदर जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा पर्पल कलर जो है वो इंडिकेट किया हुआ है, तो दिस इज द नॉन रेडियो एक्टिव पाथ, क्योंकि यहाँ पे भी जो हीट है जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गई है। अब हमारे पास पाथ 4 आ जाता है। पाथ 4 में क्या होता है, आफ्टर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो मॉलिक्यूल होता है वो लूज करता है रेस्ट ऑफ एनर्जी को लाइट की फॉर्म में। जो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से वो जब ग्राउंड स्टेट की तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस का प्रोसेस होता है कि जब ट्रिपलेट स्टेट जो होती है उसकी लॉन्गर लाइफ होती है देन सिंगलेट स्टेट से, और इतना मतलब लंबा हो सकता है कि घंटा भी लग सकता है। और फॉस्फोरेसेंस प्रेजिस्ट एवर द रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन। और हमारे पास कहते हैं कि जो ट्रांजिशन होती है फ्रॉम एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट टू ग्राउंड सिंगलेट स्टेट वो फॉरबिडन होती है। दिस इज द कंप्लीट जेबलॉन्स्की डायग्राम, जिसमें फर्स्ट एरो ये बता रहा है कि यहाँ पे रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हुई है, सेकंड स्टेप में हमारे पास जो है वो फ्लोरेसेंस हुई है, थर्ड में फिर हमारे पास रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हुई है, एंड फोर्थ में हमारे पास फॉस्फोरेसेंस का प्रोसेस हुआ है। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन से क्या हमें पता चलता है कि जो फ्लोरेसेंस होती है वो इन्वॉल्व होती है रेडिएटिव ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट ऑफ द सेम मल्टीप्लिसिटी, यानी कि ये दोनों सिंगलेट्स के दरमियान में होती है, जबकि फॉस्फोरेसेंस अराइजेस ड्यू टू द रेडिएटिव ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी। और ये हमारे पास होती है ट्रिपलेट टू सिंगलेट, कि हमारे पास जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो डिफरेंट स्टेट ऑफ मल्टीप्लिसिटी होती है। और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो एनर्जी इमिट होती है फ्लोरेसेंस से एज वेल एज फॉस्फोरेसेंस से वो लेस एनर्जी होती है जो कि उस एनर्जी से जो कि एब्जॉर्ब्ड होती है ड्यूरिंग एक्साइटेशन। तो हमारे पास कहते हैं कि जो अ पार्ट ऑफ एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है या डेसिपेट होती है इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के अंदर। तो फ्रीक्वेंसीज जो इमिट होंगी फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस में वो स्मॉलर होंगी और उनकी जो वेवलेंथ होंगी वो लॉन्गर होंगी देन दोज ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब फॉर। Just look to the band structures. What are band structures? So किसी भी एटम के अंदर उसके जो एनर्जी लेवल होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी जो अलाउड इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन होती है उनको हम बैंड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। उनके डिफरेंट बैंड्स होते हैं उसको हम बैंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब किसी भी एटम की जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम इन्हीं बैंड स्ट्रक्चर्स यानी एनर्जी लेवल की बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम किसी एक सिंगल एटम को ले लेते हैं। किसी एक सिंगल एटम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इसके ऑर्बिटल्स हैं, इसके शेल्स हैं। अब इन हर ऑर्बिटल की, हर शेल की जो हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास उसके एनर्जी लेवल आ जाते हैं। जिस तरह की फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एंड फोर्थ। अब ये सारे एनर्जी लेवल से हमारे पास एनर्जी बैंड्स बना रहे होते हैं। और ये हमारे पास अगर सिंगल एटम की हम बात करें तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल होती है वो डिस्क्रीट होती है। हमारे पास सारे एनर्जी लेवल हमारे पास डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब है कि हर एनर्जी लेवल को हम सिंगली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, हम एक दूसरे से स्पेस में होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अब ये तो थी बात सिंगल एटम की। तो जब हम आ जाते हैं डिफरेंट एटम्स की, ठीक है, डिफरेंट एटम्स जब हमारे पास कंबाइन करते हैं, वो हमारे पास सिंगल एटम था। अब जब हमारे पास एटम कंबाइन करते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कंबाइन करते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो है जब ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द एटम कंबाइन करते हैं तब हमारे पास एक सॉलिड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन या सॉलिड किसी भी चीज की फॉर्मेशन होती है। जाहिर सी बात है सॉलिड जो है वो एक या दो एटम से मिलकर तो नहीं बना होता, मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी बैंड्स होते हैं वो किस टाइप के हमारे पास बनते हैं। तो हम एग्जांपल से
देखते हैं तो हम सोडियम की एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास सोडियम एटम में पता है सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे पास सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी बैंड डायग्राम अगर हम देखें, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, एनर्जी लेवल्स को हम देखें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो यहाँ से इस तरह से हुई होती है कि हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर लिया है, और ये हमारे पास जो है इसके एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी बैंड्स हैं, ये सब शब्द हैं, ठीक है। और ये बात हमने की है कि ये सिंगल सोडियम एटम है। अब सोडियम एटम और ये यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी बैंड इसके आ रहे हैं वो डिस्क्रीट आ रहे हैं। हर एनर्जी बैंड को हम अलग से हम देख रहे हैं कि वो डिफरेंट है, वो अलग है, वो डिस्क्रीट है, ठीक है। अगर हम देखें सोडियम एटम, 2 सोडियम एटम जब हमारे पास सोडियम एटम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो भी हमारे पास चेंज हो जाता है। लेकिन जब 2 कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास सोडियम जो है वो तब भी हमारे पास डिस्क्रीट ही रहेगा, ठीक है। अब जिस तरह से 1s है तो इसका भी स्केल यानी कि एक एटम का होगा, एक दूसरे का होगा। फिर 2s तो ये भी हमारे पास 2 के कंबाइन कर लेंगे, फिर 2p के भी हमारे पास 2 आइटम्स के कंबाइन हुए हैं, इसी तरह फर्दर सो ऑन, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जो 2 सोडियम एटम है उनके केसेस में भी हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो हमारे पास डिस्क्रीट ही आ रहा है। लेकिन जब इस तरह से हमारे पास पीछे हमने देखा कि जब सिंगल एटम था उसने कंबाइन किया और हमारे पास सॉलिड मॉलिक्यूल बनाया। जब हम सोडियम के केस में देखते हैं, सोडियम काफी सारे सोडियम एटम्स बनेंगे, हमारे पास जब सॉलिड बल्क कोई भी एटम बनेगा, कोई भी सॉलिड बनेगा, तब हमारे पास एनर्जी लेवल इस तरह से डिस्क्रीट नहीं रहेंगे। तब हमारे पास जो एनर्जी लेवल आएंगे वो हमारे पास कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल होंगे और वो इस तरह से कंटिन्यूटी शो करेंगे, इसमें कोई भी डिस्क्रीट मैनर जो है वो नहीं शो किया जाएगा। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस से हमारी जो है क्या मुराद है अभी हम ये देखते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रीट से ये मुराद है कि जब सपोज कि अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल उसकी एनर्जी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो नेक्स्ट की 13 होगी, उससे नेक्स्ट की जो है वो 200 भी हो सकती है, फिर 400 भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब ये कि एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंग्विश है, बिल्कुल दूर दूर है, इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब हमारे पास तो इस तरह के हमारे पास डिस्क्रीट हो गए, ठीक है। अब अगर कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूटी हम कहते हैं ना कि अगर 1 है तो नेक्स्ट 2 3 4 5 यूं हम इसको कहते हैं कि कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरह के बैंड जिसकी फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, सेकंड की 2 होगी, अगले की फर्दर इस तरह से सो ऑन करते जाएंगे। तो इस तरह के जो एनर्जी बैंड्स होते हैं हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का भी हमें पता चल चुका है। हम एनर्जी बैंड गैप को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास बैंड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो हमारे पास एक कंडक्शन बैंड होता है, एक हमारे पास बैलेंस बैंड होता है, और एक हमारे पास जो है वो गैप होता है, फॉरवर्डिंग गैप जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें हमारे पास कंडक्शन बैंड और हमारे पास जो बैलेंस बैंड है उनके दरमियान जो गैप होता है वो नहीं होता, या वो बहुत कम गैप होता है, तो उस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम जो कंडक्टर्स कहते हैं। और इस तरह के कोई मटेरियल जिनमें हमारे पास जो इनका जो डिफरेंस है या जो इनके अंदर दरमियान कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के दरमियान में जो गैप है वो थोड़ा होता है मगर होता है, तो उस तरह के मटेरियल्स को हम सेमी कंडक्टर्स जो है वो हम कहते हैं। और इसके अलावा एक मटेरियल वो आ जाता है जिसमें हमारे पास जो एनर्जी बैंड गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जहाँ पर एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे पास इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को वो शो करते हैं, ठीक है। अब हम एक और टर्मिनोलॉजी को देखते हैं कि क्वांटम कन्फाइनमेंट हमारे पास जो है वो क्या होती है, ठीक है। बेसिकली क्वांटम कन्फाइनमेंट का मतलब है कि हम किसी भी आइटम को, किसी भी जो पार्टिकल्स हैं आइटम के अंदर उनको हम ट्रैप कर लें, उनकी जो मोशन है उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर लें। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास रैंडमली मूव करता है, हर डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन हम क्वांटम कन्फाइनमेंट से पार्टिकल की मोशन को कैद कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी को हम क्वांटम कन्फाइनमेंट कहते हैं, ठीक है जी। अब क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या होती है, द रिड्यूस इन द साइज ऑफ द सॉलिड। कोई भी बल्क मटेरियल है उसकी साइज को हमने रिड्यूस कर देना है, उसको हमने कह दिया क्वांटम कन्फाइनमेंट है। अब इस साइज की रिडक्शन की वजह से जो भी हमने पीछे देखा एनर्जी लेवल्स हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट हो जाते हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा है कि हमारे पास जो एनर्जी लेवल है, सबसे पहले जब हमारे पास साइजेस जो हैं वो एक ही आइटम था, साइज कम था, तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल थे वो डिस्क्रीट थे, 2 थे तब भी हमारे पास डिस्क्रीट थे। लेकिन जब करते करते हमारे पास एक बल्क मॉलिक्यूल बन गया तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल आ गया था वो हमारे पास कंटिन्यूस आ गया था। यही बात है। अभी हम अगर क्वांटम कन्फाइनमेंट की टर्म में बात करें तो हमारे पास यही चीज आ जाती है, जब हमारे पास एक बल्क मटेरियल है हम उसका साइज रिड्यूस करते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी मोशन को हम कन्फाइंड कर लेते हैं, उसकी मोशन को हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो एनर्जी बैंड्स है वो भी हमारे पास कंटिन्यूस नहीं रहेंगे, वो हमारे पास डिस्क्रीट हो जाएंगे, और डिस्क्रीट होने की वजह से इसकी और भी जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब क्वांटम का वर्ड जो है इसका मतलब हमारे पास होता है एटॉमिक डायमेंशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। डायमेंशन, अब डायमेंशन हमें पता है 1 डायमेंशन भी है, 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है। अब कन्फाइनमेंट का क्या मतलब हुआ कि हमने मोशन को कन्फाइन कर दिया, ट्रैप कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एक बड़ा बल्क मॉलिक्यूल था हमारे पास, उसकी साइज को हमने रिड्यूस कर दिया, स्मॉल पार्टिकल्स ने वो नैनो पार्टिकल्स हैं, तो मकसद ये है कि कन्फाइन कर दिया हमने, उसकी मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि नैनो पार्टिकल अप्रोच जो है वो या साइज को मेंटेन कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज आ जाती हैं। एक हमारे पास जो अप्रोच आती है वो हमारे पास है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें हमारे पास एक बल्क मटेरियल है, उस बल्क मटेरियल को हमने ब्रेक डाउन करना है, उसको हमने स्मॉल पीसेज में जब कन्वर्ट कर देना है तो हमारे पास स्मॉल नैनो पार्टिकल्स अटेन हो जाएगा उनका साइज, ठीक है। दूसरी अप्रोच हमारे पास आ जाती है बॉटम अप अप्रोच। इसमें हमारे पास जो फर्दर वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं और हमारे पास उससे हम लोग एक बड़ा बल्क एक नैनो पार्टिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास अटेन हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वांटम स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होती हैं।
तो वही बात है कि हम जब क्वांटम किसी भी मटेरियल के साइज को कन्फाइन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर जो है वो आती हैं कि कोई भी बल्क मटेरियल है उसके साइज को हमने रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आती हैं वो हमारे पास क्वांटम स्ट्रक्चर्स आती हैं। क्वांटम स्ट्रक्चर्स की टाइप देखी जाए तो हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक टाइप हमारे पास क्वांटम वेल की है, फिर क्वांटम वायर है, क्वांटम डॉट, और ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशन है। हम टाइप्स ऑफ क्वांटम स्ट्रक्चर्स को जो है वो एक एक करके देखेंगे। अभी सबसे पहले जब हमारे पास जो है वो बल्क मटेरियल था, हमने उसकी कोई भी कन्फाइनमेंट नहीं की हुई, तब हमारे पास उसके इलेक्ट्रॉन्स है, उसके जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली हमारे पास 3 डायमेंशंस में मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमने उनकी जो क्वांटम कन्फाइनमेंट कर दिया, डिफरेंट क्वांटम स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। इन केस ऑफ क्वांटम वेल की अगर हम बात करें तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो 2 डायमेंशनल होगी, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन है उसकी 1 डायमेंशन में उसकी जो मोशन है उसको हमने कन्फाइन कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये जेड डायमेंशन जो हमारे पास 3rd डायमेंशन है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उसको हमने कन्फाइन कर दिया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक डायमेंशन में रिस्ट्रिक्टली मूव करेगा और बाकी जो दोनों डायरेक्शन है इसमें फ्रीली मूव करेगा इन केस ऑफ क्वांटम वेल। अगर हम क्वांटम वायर की बात करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है हम 2 डायमेंशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कन्फाइन कर लेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन एक डायमेंशन के अंदर फ्रीली मूव करेगा, इसलिए इसको 1 डायमेंशन क्वांटम वायर बोलेंगे। अब इसी बल्क मटेरियल को, अब एक पूरे बल्क मटेरियल को अगर हमने क्वांटम डॉट में कन्वर्ट कर दिया है उसमें 0 डायमेंशन आ जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि हमने तीनों के तीनों डायरेक्शंस में या डायमेंशंस में इलेक्ट्रॉन की मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब जिस तरह से पहले में हमारे पास 2 डायमेंशंस थी, फिर 1 डायमेंशन हुई, फिर हमारे पास 0 डायमेंशन, तो ये डायमेंशंस को चेंज करने से इनके इलेक्ट्रिकल भी और इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जब हमारे पास जो वो कंटिन्यूस था, एक बल्क मटेरियल था, उनके बैंड्स कंटिन्यूस थे, उनके अंदर जो एनर्जी गैप था वो हमारे पास स्मॉल था। लेकिन जब जब हम उनका साइज कम करते गए, साइज कम होने की वजह से इनका जो बैंड गैप है वो भी हमारे पास ज्यादा हो गया। अब बैंड गैप ज्यादा हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉनिक और इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी जो वो चेंज हो रही हैं। जो बड़े मटेरियल्स हैं हमारे पास, अगर हम एक वेवलेंथ की बात करें, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है हमारे पास एनर्जी और वेवलेंथ का वो इनवर्स है कि अगर जो जो एनर्जी बैंड गैप हमारे पास इंक्रीज करेगा तो हमारे पास वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी। अब स्टार्ट में जब हमारे पास एक बल्क मटेरियल है, ये देख सकते हैं, जब हमारे पास जो वेवलेंथ है वो हमारे पास बड़ी वेवलेंथ है, ठीक है। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स होंगे, जो आइटम्स होंगे, वो जो रेडिएशन एमिट करेंगे उनकी वेवलेंथ जो है वो लार्ज होगी, और उनकी वेवलेंथ जो है या रेड रीजन में होगी या फिर इस तरह से रेड, ऑरेंज, येलो में होगी, ठीक है। अगर अब पार्टिकल का साइज हम स्मॉल करते जा रहे हैं तो हमारे पास जो वेवलेंथ जो वो पार्टिकल जिस रेडिएशन को एमिट करेगा वो भी हमारे पास, वो वेवलेंथ भी हमारे पास शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। वो हमारे पास ब्लू कलर में होगी, ग्रीन में, और इस तरह शॉर्टर वेवलेंथ में वो हमारे पास रेडिएशन को एमिट करेगा। तो ये चीज हमने देखी कि साइज को चेंज करने की वजह से एनर्जी बैंड गैप पे फर्क आया और उसकी वजह से जो एमिशन हुई है रेडिएशन की और जो वेवलेंथ है वो हमारे पास जो वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से उस चीज की, उस पार्टिकल की, उस एलिमेंट की, उस क्वांटम डॉट की अगर हम बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है हमारे पास, ठीक हो गया। यही बात है जब हम लोगों ने उसका साइज पहले बल्क में था, जब हमने साइज को हम रिड्यूस करते गए और हमने क्वांटम डॉट की फॉर्म में देखा तो कंटिन्यूस बैंड से हमारे पास डिक्रीज करते हुए हमारे पास साइज डिस्क्रीट पैकेट्स या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आ गए और हमारे पास जो बैंड गैप है वो इंक्रीज करता गया है। इसकी वजह से हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास चेंज हो रही है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी हमारे पास चेंज हो रही है इसकी, और एमिशन भी हमने देखी है कि रेडिएशन भी डिफरेंट एमिट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि डिक्रीजिंग साइज से हमारे पास बैंड गैप इंक्रीज कर रहा है और एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो भी हमारे पास चेंज हो रही है, ठीक है। अब यही बात कि जब हमारे पास जो लार्जर हमारे पास क्वांटम डॉट्स की अगर हम बात करें कि जो लार्जर हमारे पास क्वांटम डॉट्स हैं, ये लार्जर जो मटेरियल्स हैं वो हमारे पास जो वेवलेंथ एमिट करेंगे वो लॉन्गर वेवलेंथ होगी, ये वेवलेंथ लॉन्ग होगी और ये हमारे पास विजिबल कौन से रीजन में हमारे पास कौन से रीजन की वेवलेंथ एमिट करेंगे, या वो रेड को एमिट करेंगे या फिर वो ऑरेंज को एमिट करेंगे। लेकिन जब हम कन्फाइन कर देते हैं, कन्फाइनमेंट कर देते हैं इसको क्वांटम डॉट या और स्मॉल साइज में इसको कन्वर्ट करते हैं, तब हमारे पास जो वेवलेंथ है वो हमारे पास जो है वो ब्लू रीजन के अंदर जो है वो इमिट होगी और वो वेवलेंथ भी हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ इमिट करेगा। So this is all about the quantum confinement effect and quantum dots. Thank you.